Hello everyone. Today we are going to discuss about some topics which are purely based on the competitive exam. ठीक है, हमने एनसीईआरटी सिलेबस के टॉपिक्स है वो लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिए थे विद सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऑल्सो, बट आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस्ड बात करेंगे. एंड लास्टली आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक्स, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज के बारे में. ठीक है, इस लेक्चर के लास्ट में एंड में ऐसे एमसीक्यूज जो कि ऑलरेडी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए लास्ट फ्यू इयर्स में. ठीक है, सो जैसे कि नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं एंड एम्स के कुछ क्वेश्चंस है वो एग्जाम्पल के तौर पे जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं पेपर्स में, वो हम कुछ डिस्कस करेंगे इधर. ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया है कि किस हिसाब से ये सही में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं इन सब एग्जाम्स में. ठीक है, और उससे आपको ये भी पता चले कि दिस चैप्टर नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ नीट. ठीक है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम बात करें तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ जाए. जैसे कि आप लोगों को पता ही है इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11th प्लस 12th दोनों के सारे टॉपिक्स है वो मोस्टली कवर किए जाते हैं. ठीक है, एग्जाम में. सो उसमें भी अगर आप देखने जाओ तो ये 15 चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं. सिंगल पेपर की बात कर रही हूं मैं. ठीक है, तो उससे आपको आइडिया आएगा कि इतने सारे चैप्टर्स, उसमें इतने सारे टॉपिक, क्योंकि एनसीईआरटी भी है और एडिशनली कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी, इन डिटेल टॉपिक्स भी होते हैं इसमें. उन सब के बीच में अगर 15 चैप्टर्स में से इतने, जैसे कि एक ही पेपर में आपको 5 to 6 क्वेश्चन अगर पूछे जाए देन इट विल बी अ मोर बेनिफिशियल फॉर अस टू कंप्लीटली कवर दिस चैप्टर, राइट? क्योंकि अगर यही अगर एक ही चैप्टर हम करें उसमें से भी इतने क्वेश्चन आ रहे, सो ऑब्वियसली इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, सो हम बात करेंगे लास्ट में लेक्चर के. अभी हम टॉपिक जो भी रिमेनिंग है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो आज सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेस. सो नाम से ही पता चल रहा है हमें, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेस विच आर नेचुरली अवेलेबल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. किसे बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस? सो द मटेरियल्स और एनी कंपोनेंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैन एंड आर नेसेसरी फॉर द welfare of life, which is available in the natural environment in atmosphere, hydrosphere, lithosphere, is called natural resources. So what can be the examples of that? So examples are like oxygen, land, soil, forest, animals, microorganism, etc. ये सारे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट कर सकते हैं. यार आपको याद रखना है जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में कि हम यहाँ पे सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, मैन मेड रिसोर्सेज नहीं है, तो उस हिसाब से आपको एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे. ओके, नाउ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो हियर मेनली 2 क्लासेस आर देयर. क्लासिफिकेशन है वो 2 टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, मेनली दूसरा टॉपिक है उसके फर्दर सब टॉपिक है वो तब बात करेंगे हम. तो पहले हम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला देख लेते हैं विच इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जिसको नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं. अब ये क्या है? सो इट इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज एंड द अर्थ क्वांटिटी में रिमेन अनचेंज्ड बाय ह्यूमन इम्पैक्ट. ऐसे रिसोर्सेज है जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे हम जितना भी उसको यूज कर लें वो कभी भी खत्म नहीं होंगे. इसका मतलब हमारी यूटिलिटी पे उसका कोई इफेक्ट है वो नहीं होगा, हम कितना भी उसको यूज कर ले. ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं? सोलर एनर्जी, राइट? सन की एनर्जी जो है वो हम चाहे कितनी भी यूज कर ले वो कभी खत्म नहीं होगी. दूसरा है विंड पावर, देन टाइडल पावर एंड द एयर एक्सेट्रा. सो दिस ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नेवर बी फिनिश्ड. ठीक है, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे. ओके, बट इसकी क्वांटिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, हमारे यूटिलाइजेशन पे, बट श्योरली उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट होगा हमारे बिहेवियर से, यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर से इनकी क्वालिटी पे है वो इफेक्ट होगा. जैसे कि देयर क्वालिटी कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन. एग्जाम्पल एयर पॉल्यूशन है ना, वाटर पॉल्यूशन भी हम कंसीडर कर सकते हैं. सो एयर पॉल्यूशन, एयर है वो खत्म नहीं हो जाएगी, हम चाहे कितनी भी एयर है वो यूज कर ले, नेचुरली जो भी मिलती है हमें अवेलेबल है, खत्म तो नहीं होगी. बट हमारी एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटी है
उससे श्योरली एयर पॉल्यूशन, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना, आजकल बहुत ही बढ़ गया है क्योंकि ये ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो गए, ऑटोमोबाइल से वो ज़्यादा बहुत बढ़ गए, कार्स बाइक्स वगैरह, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो भी किस पे इफेक्ट हुआ कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटी की उसकी क्वालिटी पे ज़रूर इफेक्ट हुई है, भले ही क्वांटिटी पे इफेक्ट ना हुई हो, राइट। सो एग्जाम्पल्स आर कैन बी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप, इनएग्जॉस्टिबल, यानी कभी खत्म नहीं होने वाले रिसोर्सेस। तो अभी दूसरे क्या बात करेंगे हम, ऑब्वियसली एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस जो कि खत्म हो जाएंगे, राइट। सो लेट्स डिस्कस। दूसरा है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, जिसको कन्वेंशनल भी बोलते हैं। अब ये क्या है, दिस आर लाइकली टू बी फिनिश्ड बाय ह्यूमन यूज और अनसस्टेनेबल यूजेस। ठीक है, अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि दे आर नॉट कंटिन्यूसली अवेलेबल थरोली लाइफ टाइम, राइट। इसके फर्दर 2 डिविजन्स हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, खत्म तो हो जाएंगे बट उसके 2 टाइप है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सो यार व्हाट वी कैन से कि रिन्यूएबल है, अगर उसको हम ध्यान से यूज करें, तो अगर रीयूज करें, रिन्यू करें उनको वापस, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट हमें कैसा नॉन कन्वेंशनल जैसा ही हो गया कि हमें बार बार मिलता ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। ऑल्दो इट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, खत्म हो जाएंगे बट अगर हम ध्यान से यूज करें और रीयूज करें उनको तो ऑब्वियसली बात है कि खत्म नहीं होंगे। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो एक बार हमने यूज कर लिया मतलब कर लिया, वो खत्म हो जाएंगे अगर सारे के सारे हमने यूज कर लिए तो। ठीक है, सो लेट्स टॉक इन डिटेल कि क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सो दोज which are being continuously consumed by man but renewed continuously by nature, always available if managed in a proper way, otherwise they may even get totally exhausted। है ना, अगर हम ध्यान से यूज करेंगे तो ये हमें मिलते ही रहेंगे, ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे, पर अगर हमने उसका ओवर यूज किया, ठीक है, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बायोटिक रिसोर्स, फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासिंग, एग्रीकल्चरल क्रॉप सिस्टम, सोइल एक्सेट्रा, ये सारे क्या है कि रिन्यूएबल हैं। जैसे कि फॉरेस्ट की बात करें अगर हम, चलो हमने लकड़ी के लिए कुछ पेड़ है वो काट दिए, पर हम उसको वापस भी तो ग्रो करवा सकते हैं, है ना। तो 2 काट रहे हैं तो 2 पेड़ सामने हम लगा भी दे तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी है वो मेंटेन रहेगी, जितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वहां पे वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसको वापस रिन्यू भी कर सकते हैं। फिर ग्रासिंग है, तो एनिमल्स को ग्रासिंग के लिए अगर लेके जाए तो पूरा वो जो घास वगैरह है वो अगर एक बार वो खा ले सारे एनिमल्स, कोई बात नहीं, अगर उसको वापस से हम ग्रो करवाए तो वापस आ जाएंगे। सो दिस आर द काइंड ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सारे हम कौन से बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, जो कि मैंने शुरू में ही बताया आपको। तो ऐसे ही अगर हम मैन मेड यानी सिंथेटिक की बात करें तो जैसे कि होता है प्लास्टिक, है ना, रिन्यूएबल है, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बोटल्स वगैरह है प्लास्टिक की, वो हमने यूज कर ली है तो अगेन उसको वापस से हीट करके उस प्लास्टिक को पिघला के नया शेप देके नई वापस से कोई शेप में नई चीज है वो बना दी जा सकती है, तो ऐसे रीयूज कर सकते हैं। तो वो तो सिंथेटिक बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ नेचुरल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लास्टिक, ग्लास, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन अगेन एग्रीकल्चर क्रॉप सिस्टम, सोइल भी, सोइल इरोजन होता है बहुत बारिश की वजह से या फिर बहुत पवन हवा की वजह से, राइट। तो अगर उसको भी हम ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं तो उसकी जड़ों की वजह से यानी रूट की वजह से सोइल को है वो जकड़ के रखते हैं प्लांट से, वो तो नहीं होगा इरोजन। तो दिस वे ऑल्सो वी कैन मैनेज दिस फर्टाइल सोइल, अपर लेयर ऑफ द अर्थ जिसको हम फर्टाइल सोइल बोलते हैं, तो वो भी मैनेज की जा सकती है। सो दिस आर द काइंड ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, सो द नेक्स्ट is non-renewable resources. So they are not renewable after use and are not replaced by nature and cannot be regained. एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, नेचुरली वापस ग्रो नहीं करेंगे कभी भी। जिसका एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, जिसमें डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया, ये सारे। तो ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। ये आपको पता ही है कि बहुत बरसों के बाद ये प्रोसेस होके वो
हमें मिलते हैं फॉसिल फ्यूल से वो। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हमने वापस से रख दिए सारे पेड़ पौधे वो सब ज़मीन के अंदर गाड़ के और 2-3 साल में हमें उसमें से ये सारे फ्यूल्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। इसके ऊपर प्रोसेस होने में 100-200 ईयर्स जितने टाइम लंबा ड्यूरेशन है वो लगता है। सो इट्स ऑलमोस्ट अ नॉन रिन्यूएबल, राइट। हम उसको वापस से नहीं पा सकते अगर एक बार हमने ख़त्म कर दिया। दूसरा है नेचुरल गैस, देन न्यूक्लियर एनर्जी, देन बायोटिक स्पीसीज, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल, एक बार खत्म हो जाएंगे तो वापस हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी। सो इट इज ए नॉन रिन्यूएबल बट अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अब कैसे नॉन रिन्यूएबल है स्टिल अनलिमिटेड? तो नेचुरली हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, यानी नेचुरली हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे कि यूरेनियम वगैरह है, कि जिसमें से रेडिएशन निकलते हैं, रेडिएशन एनर्जी है वो हमें मिलती है, न्यूक्लियर एनर्जी। वो तो ठीक है नेचुरली, अगर वो सारे एलिमेंट्स से वो खत्म हो गए तो फिर हमें नहीं मिलेंगे। बट उसको हम सिंथेटिकली यानी मेड हम ऐसे एलिमेंट से वो बना सकते हैं, ऐसे हम एनर्जी है वो जनरेट कर सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल। हाँ, नेचुरली पॉसिबल नहीं है बट वी कैन मैनेज बाय मैन मेड थिंग्स, ठीक है। तो ये वन काइंड ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो गए। बट ठीक है, नेचुरली तो वो एक बार खत्म हो जाएंगे तो वापस नहीं ही मिलेंगे हमें। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस। मेन 2 टाइप देखे हमने इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल, एंड एग्जॉस्टिबल में फर्दर 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये आपको टॉपिक है वो एमसीक्यू में कैसे पूछे जाएंगे, तो आपको एग्जाम्पल देके पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर आपको बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपको याद रखना किसको रिन्यूएबल बोलते हैं, किसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, राइट। उस हिसाब से आपको आंसर है वो देना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है वो है हाइड्रोस्फीयर और वी कैन से वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का ही एक पार्ट है वाटर रिसोर्सेस। तो यहाँ पे जो ये 5 पॉइंट्स आप लोग देख रहे हो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे डेटा इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू। ठीक है, सो याद रखना है आपको। ओके, सो वाटर रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो टोटल कितना वाटर है वो पाया जाता है अर्थ पे। ठीक है, इन हाइड्रोस्फीयर वी कैन से, सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर इज 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। ठीक है, इतना ज्यादा अमाउंट में पानी है वो पाया जाता है, पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं हम इधर। सो आउट ऑफ दिस कितना है वो पीने लायक है और कितना कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में बात करते हैं। सो अबाउट 97.5% इज द ओशियन वाटर विच इज अनसुटेबल फॉर द ह्यूमन यूज। ऑब्वियसली क्योंकि ये पानी कैसा है, कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, राइट। सो हम लोग पीने के लिए या फिर कोई भी कामकाज में हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस मच अमाउंट 97.5% जितना तो यानी ऑलमोस्ट सारा हो गया, वो तो हमारे लिए प्रॉपर यूज के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ओशियन वाटर है। तो कितना है हम यूज कर सकते हैं, सो ओनली 2.5% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, यानी इतना ही है वो हमारे लिए यूजफुल है। अभी ये 2.5 का भी फर्दर डिवीजन आप देखो तो कैसे होता है, जैसे कि इसमें से भी आउट ऑफ 2.5 अबाउट 1.97% इज स्टोर्ड इन आइस कैप्स यानी कि पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स। तो 1.97 वो कहाँ पे स्टोर्ड है, आइस के फॉर्म में, फ्रीजिंग फॉर्म में है, तो अगेन उसको भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। एंड 0.5% इज ग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर है वो पानी। ठीक है, एंड सॉइल मॉइस्चर है वो 0.01% है, यानी जो भी गीली माटी होती है सॉइल मॉइस्चर जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी पानी कितना हो जाता है, 0.01% जितना वहां पे यूज हो जाता है। सो रेस्ट अबाउट 0.36% इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेक्स, स्वॉम्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ये स्वॉम्स के बारे में बात करेंगे हम, क्या है वो नेक्स्ट सामने आप इधर देख सकते हो राइट हैंड साइड के पेज पे, वहां पे हम बात करेंगे। सो 0.36% है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेक्स में, स्वॉम्स में, स्वॉम्स मीन्स वेटलैंड जिसको बोलते हैं, गीली जमीन। ठीक है, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, झरने यानी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना 0.36% वाटर है जो कि हम एक्चुअली यूज करते हैं। वैसे हम लोग ग्राउंड वाटर भी यूज करते हैं जो कि 0.5% हो, जैसे कि घरों में वगैरह में आप लोगों ने बोरवेल से वो देखे होंगे जिसमें से हम लोग पानी निकालते हैं, राइट। तो वो 0.5
एंड ये 0.36 इतना ही वाटर है एक्चुअली में जो कि हमारे लिए अवेलेबल है। बाकी का तो मोस्ट ऑफ यानी 97.5% तो ओशन वाटर ही है जो कि बिल्कुल भी हम यूज नहीं कर सकते इधर अगर उसको हम प्रोसेस करें तो। दूसरा है 1.97 आइस के फॉर्म में है, जमा हुआ है, ठीक है, ग्लेशियर्स में, तो वो भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। रेस्ट है बाकी का जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई वाटर रिसोर्स किसकी। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो डायरेक्टली टॉपिक है, वो सीधा ही हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। अदरवाइज ये वाटर रिसोर्सेज वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर यहाँ पे आपको ये नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो यू हैव टू रीड डायरेक्टली लाइक डेटा, है ना। आपको डायरेक्टली डेटा याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। सो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके लिए इजी हो वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेस। नाउ व्हाट इज दिस लैंड रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस की हमने बात की नेचुरल में, अभी लैंड के बारे में बात करते हैं। सो लैंड एरिया है वो कितना कवर्ड है प्लांट वगैरह से नेचुरली, उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। अगेन सीधा ही हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे ये टॉपिक। सो शॉर्ट में लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century about 30% of land in India was covered with the forest। कितना 20th century की शुरू में कितना 30% जितना लैंड एरिया था इंडिया का वो फॉरेस्ट से कवर था। बट एट द एंड ऑफ द 20th century the forest cover reduces to 19.4% only, यानी 30 में से कितना हो गया 19.4%। उसमें भी अगर 19.4% में भी देखा जाए सो ओनली 12% एरिया कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। तो ये 19.4 में से भी सिर्फ 12% ही डेंस फॉरेस्ट है, बाकी के तो ऐसे अलग अलग फ्री ऑफ प्लांट्स है जिसको हम फॉरेस्ट का पार्ट तो बोल रहे हैं बट वो डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। ओपनली ऐसे प्लांट्स है वो बिखरे हुए हैं, सारे पेड़ पौधे हैं वो। तो मोस्टली तो हम अगर कंसिडर करने जाए फॉरेस्ट तो ये 12% ही रह गए अभी, जो कि शुरू में कितने थे 30%। सो यू कैन सी बाय दिस रेशियो कि कितना लो हो गया है रेशियो, यानी कितनी वन कटाई है वो हमने कर दी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लैंड रिसोर्सेस। आपको ये डेटा है वो याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, देन विल डिस्कस सम एमसीक्यूज। दिस इज वेटलैंड्स। यानी वेटलैंड्स मतलब क्या, गीली जमीन, दलदली एरिया जहाँ पे बहुत थोड़ा ज्यादा पानी होता है और सिर्फ गीली माटी होती है जहाँ पे पेड़ पौधे वो अच्छे से ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेटलैंड्स। सो इट इज द ट्रांजिशनल जोन्स बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एरियाज। टेरेस्ट्रियल यानी जमीन एंड एक्वेटिक मीन्स पानी, ठीक है। तो लैंड और वाटर इन दोनों के बीच का कुछ एरिया है उसे बोलते हैं वेटलैंड्स, क्योंकि लैंड में अगर पानी को मिला दे हम तो क्या हो गया वेटलैंड्स, ठीक है। तो यानी ये किसके बीच का एरिया है, टेरेस्ट्रियल यानी जमीन एंड एक्वेटिक यानी पानी, तो इन दोनों के बीच का एरिया है उसे बोलते हैं वेटलैंड्स। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं उसके कुछ टाइप्स एंड कुछ डेटा के बारे में। सो कितनी वेटलैंड है पाई जाती है वर्ल्ड वाइड। सो 6% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वेटलैंड्स। क्लियर? 6% ही है सिर्फ। जिसके फर्दर टाइप्स हैं उसमें पहला है मार्शेस जिसे बोलते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ वेटलैंड्स वेयर ग्रास लाइक प्लांट्स डोमिनेट, यानी यहाँ पे कैसे प्लांट है वो ज्यादातर ग्रो करते, ग्रास ग्रो करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मार्शेस। देन ग्रास ग्राउंड भी बहुत होते हैं जैसे आपने देखा हो, है ना, बहुत बार, तो वो है मार्शेस वेटलैंड है उसको। वेटलैंड का एक टाइप है मार्शेस जहाँ पे ग्रास देखने को मिलती है हमें, वो डोमिनेंट होते हैं। दूसरा है स्वॉर्म्स। तो ये स्वॉर्म्स क्या है, ये भी वेटलैंड का ही पार्ट है, वेयर ट्रीज और श्रब्स है वो डोमिनेंट होते हैं, यानी मीडियम साइज के प्लांट्स एंड हायर टॉल प्लांट्स जिसे हम लोग ट्रीज बोलते हैं, है ना, तो वो वहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं, यहाँ पे ग्रास नहीं पाया जाता है, उसे बोलते हैं स्वॉर्म्स। अभी देखो ये हाइट में कुछ बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसका मतलब ये जमीन है वो थोड़ी ज्यादा ही गीली होगी क्योंकि ज्यादा पानी चाहिए इन बड़े पौधों को। तो यहाँ पे यानी मार्शेस में कम पानी होगा, स्वॉर्म्स में थोड़ा ज्यादा पानी होगा, ज्यादा गीली जमीन होगी, ठीक है, आप दलदली एरिया भी बोल सकते हो। देन नेक्स्ट है रिवराइन फॉरेस्ट, यानी
ऐसे फॉरेस्ट जहां पे बार बार फ्लड आता हो, यानी पानी से वो जमीन है वो भरी रहती हो. सो पीरियोडिकली फ्लडेड फॉरेस्ट फाउंड इन लोलैंड अलोंग द स्ट्रीम्स, यानी स्ट्रीम्स जो भी झरने जाते हो उसके दोनों साइड में जो जमीन है वो मोस्टली क्या बोली जाती है, रिवराइन फॉरेस्ट. क्यों? क्योंकि वहां पे वो स्ट्रीम्स में बार बार फ्लड आने की वजह से इस जमीन पे भी बहुत पानी है वो भरा ही रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि पीरियोडिकली फ्लड आता है उस स्ट्रीम में, तो ऑब्वियसली वो आसपास की जमीन है वहां पे भी पानी है वो बार बार भरा जाएगा. तो ऐसे बोलते हैं रिवराइन फॉरेस्ट. नेक्स्ट है मैंग्रोव्स. सो इट इज अ salty water swamps. Swamps ही है one kind of where trees and shrubs are dominant, but अगर salty water है वहां पे तो उसे क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स, खारा पानी. ठीक है, salty water अगर है तो उसे बोलते हैं मैंग्रोव्स. ओके, नाउ अभी ये वेटलैंड के बारे में हमने बात की. सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स. ठीक है, ये इसके बारे में इतना डिस्कशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ ऑब्वियसली उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए तभी हम लोग इतना बोल रहे हैं. सो क्या है, so let's see significance of wetlands. पहला है it is highly productive and provide food and habitat. so highly productive इसका मतलब क्या है, highly productive मतलब क्या कि ज्यादातर ये कैसी जमीन है, वेटलैंड है ना, गीली जमीन है, तो ऑब्वियसली ये फर्टाइल होगी, है ना, यहाँ पे अच्छे से प्लांट्स है वो ग्रो करेंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज हाईली प्रोडक्टिव. और अगर प्लांट्स वगैरह है वो वहां पे ग्रो कर पाएंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, फूड एंड कुछ एनिमल्स को हैबिटेट, जो कि ये फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं उनको अपना घर मिलेगा, हैबिटेट मिलेगा एंड फूड भी मिलेगा बिकॉज ऑफ द क्रॉप्स. दूसरा है इट हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लडिंग बाय होल्डिंग एक्सेस वाटर. अभी ये कैसी जमीन है, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स है वो ऐसे हैं कि वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं अपने में, बीच में इतनी स्पेस होती है दो पार्टिकल्स के बीच में, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्टे कर पाएंगे. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक्सेस वाटर को होल्ड कर सकते हैं. इसका मतलब अगर बाढ़ आए, फ्लड आए, ठीक है, कहीं भी, तो ये जमीन है वो अपने आप में ये पानी को वहां पे होल्ड करके रखती है ताकि बाढ़ है वो कम से कम आए. सो दिस वेटलैंड्स आर ऑल्सो यूजफुल इन द कंट्रोलिंग द फ्लडिंग, है ना, वो फ्लड को कंट्रोल करते हैं, नहीं आने देते बाढ़. देन द थर्ड, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एरियाज. अभी ये जमीन कैसी है, वेटलैंड, जो कि अपने आप में पानी है वो स्टोर कर सकते हैं. तो आपको पता ही है अगर पानी बहता होगा तो वो जमीन के अंदर नहीं जाएगा, ग्राउंड वाटर में नहीं ऐड होगा. बट अगर हम किसी एक जगह पे पानी भर के रखें तो वो धीरे 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 करके जमीन के अंदर उतरता जाएगा, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. तो ऑब्वियसली ये वेटलैंड हमें किस में हेल्प करती है, तो इट हेल्प्स अस टू रिचार्जिंग द एरियाज, राइट. किसके एरियाज, ग्राउंड वाटर के एरियाज, तो यानी ग्राउंड वाटर है वो बढ़ेगा इसकी वजह से. फोर्थ है हेल्प टू क्लीन एंड प्योरीफाई वाटर रन ऑफ. यानी ऐसी जमीन के ऊपर से जो भी पानी बहेगा वेटलैंड के ऊपर से, वो कैसा पानी होगा, प्योर होगा. क्यों? क्योंकि ये वेटलैंड में बाकी के जो भी कचरे वगैरह बड़े पार्टिकल्स है वो वहां पे रह जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे एंड ऊपर से पानी है वो बह जाएगा. तो यानी वहां से जो पानी निकलेगा ऐसी जमीन के ऊपर से वो प्योरीफाई होके निकलेगा ऑलमोस्ट, राइट. एंड द लास्ट, फिफ्थ इज इट प्रोवाइड्स साइट्स फॉर फिशिंग, बोटिंग एंड नेचर स्टडी. ऑब्वियसली फिशिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, जैसे ज्यादा पानी अगर भरा हुआ है, रिवर एंड फॉरेस्ट है वहां पे, बोटिंग भी कर सकते हैं, नेचर स्टडी भी कर सकते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द MCQs जो कि आपको पूछे गए हैं, जैसे कि 2016 में, 17 में नीट में पूछे गए हैं, फिर एम्स में पूछे गए. ऐसे हम कुछ MCQs है वो डिस्कस करेंगे. अराउंड 10 जितने MCQs हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया है कि ये कैसे पूछे जाते हैं आपको. ओके, सो वेरी फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो पहला क्वेश्चन है, how many hotspots of biodiversity in the world have been identified till date by Norman Mailes. ठीक है, तो अब तक कितने हॉटस्पॉट है वो नॉर्मन मेल्स जो कि साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाइंड आउट किए हैं. सो एज यू ऑल नो अबाउट द हॉटस्पॉट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, कि पहले 25 थे, देन बाद में उसमें 9 है वो ऐड किए गए. सो द आंसर कैन बी 34, राइट. ओके, दूसरा है, अगर हम बात करें, दूसरा MCQ है, सो इट इज
रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, किसके बारे में डेटा है वो रेड लिस्ट में है? सबसे पहला है ऑप्शन थ्रेटेंड स्पीसीज, दूसरा है मराइन वर्टिब्रेट्स ओनली, थर्ड है ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड द फोर्थ इज प्लांट्स हुज प्रोडक्ट्स आर इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब आपको ये रेड लिस्ट यानी रेड डेटा बुक के बारे में अगर याद हो, जो कि IUCN है वो मेंटेन करता है, सो यू कैन गेट द आइडिया कि वहाँ पे कौन सा लिस्ट है वो किया जाता था रेड लिस्ट में। सो इट्स अबाउट थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है, उसके बारे में बात की जाती थी। सो द आंसर इज 1 थ्रेटेंड स्पीसीज। नेक्स्ट MCQ। सो थर्ड MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज होम टू द फेमस मस्क डियर और हंगुल। ये हंगुल जहाँ पे पाए जाते हैं उसका उस नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है, ठीक है। सो 4 ऑप्शंस आर देयर। सो एज यू ऑल नो, हंगुल के बारे में हमने बात की थी कि वो कहाँ पे पाया जाता है। लास्टली मैंने आपको इमेजेस भी दिखाई थी उसकी एनिमल की। सो द आंसर इज 1, 2, 3 और 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सो इट कैन बी अ सेकंड, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, टाचिगम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर। सो द आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट MCQ। अगेन दिस आर द MCQs जो कि पूछे गए हैं एम्स में 2016। ओके, सो एम्स में भी ऐसे क्वेश्चन 15 चैप्टर में से पूछे गए हैं, उसके आंसर्स हैं वो कुछ हम देखते हैं। पहला है, इकोलॉजिस्ट इवेल्युएट द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच पैरामीटर। ये स्पीसीज डाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं तो कौन से पैरामीटर के बेसिस पे ये साइंटिस्ट है वो डिसाइड करते हैं? सो ऑप्शंस है, पहला है स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस, दूसरा है ओनली स्पीसीज रिचनेस, थर्ड है ओनली इवननेस, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेबिलिटी। ओके, सो चारों में से आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। सो सिर्फ स्पीसीज रिचनेस नहीं, सिर्फ इवननेस। इवननेस मतलब क्या? जो कि सारी स्पीसीज है वो एक तरह की हो, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इवननेस। तो डिफरेंसेस ना हो तो हम डाइवर्सिटी कैसे बोलेंगे, है ना। सो ये सब मिला के आंसर क्या होना चाहिए? आंसर कैन बी अ फर्स्ट, जो कि है क्या, स्पीसीज रिचनेस एंड क्या है, इवननेस। अब ये क्या है, रिचनेस एंड इवननेस बोथ, आंसर कैन बी अ फर्स्ट, ठीक है। तो रिचनेस मतलब क्या कि डिफरेंट तरह के, उसमें बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, उसे रिचनेस बोलते हैं। और इवननेस मतलब क्या कि भले ही इतने डिफरेंट है बट स्टिल दे आर सेम। अब कैसे, जैसे कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स बट स्टिल वी ऑल आर डिफरेंट, है ना, कोई एक दूसरे से सेम है नहीं है, कुछ ना कुछ क्वालिटी डिफरेंट है, जैसे कि हाइट डिफरेंस है, फिर स्किन कलर डिफरेंस है, फिर क्वालिटी है वो डिफरेंस है, स्किल्स है वो डिफरेंट है, राइट, अल्टीमेटली बट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो उसे बोलते हैं इवननेस विथ रिचनेस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट MCQ अगेन जो कि एम्स में पूछा गया है 2016 में, विच इज एन एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब ऐसे हमने 2 टॉपिक देखे थे, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू मतलब क्या था, इन साइट, ऑन साइट, यानी एनिमल्स और प्लांट्स को उसी के अपनी ही जगह में, अपने ही घर में उनको हम प्रोटेक्शन देते थे। एक्स सीटू मतलब क्या था, उन एनिमल स्पीसीज को कहीं और शिफ्ट करते हैं हम हमारी प्रोटेक्टेड एरिया में, और वहां पे उनको हम संभाल के रखते हैं, ठीक है। तो वो था एक्स सीटू कंजर्वेशन। ओके, उसके हमने फर्दर टाइप्स देखे थे। तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस क्या है, सीड बैंक, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड द सेंचुरी। तो इन चारों में से एक्स सीटू क्या है कि जहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं एनिमल्स को, तो नेशनल पार्क नहीं, वो तो वहीं जहाँ पे रहते हैं उनको ही नेशनल पार्क है वो हम घोषित कर देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, उनको भी 3 पार्ट में हम डिवाइड करके फॉरेस्ट को पट रखते, तो वहीं है, फॉरेस्ट को ही हम प्रोटेक्शन है वो देते हैं। सेंचुरीज अगेन सेम, एनिमल्स को उसी के अपनी ही जगह में रख के हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। सो द रिमेनिंग आंसर इज 1। क्या है 1? सीड बैंक, ठीक है।
ये ऐसी बैंक थी जो कि सीड बैंक, मतलब हम सीड्स से वो कलेक्ट करके बैंक में यानी सीड की बैंक में हम उसको संभाल के रखते, स्टोर करके, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस सीड से हम लोग वापस से वो प्लांट ग्रो करवाएं, अगर वो नेचुरली है वो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए हैं तो, है ना। तो ex-situ कंजर्वेशन में क्या आएगा, सीड बैंक। ये बात हो गई एम्स के पूछे गए क्वेश्चन की। नेक्स्ट अगेन नीट 2017 की बात करें हम तो कुछ इस चैप्टर में से एमसीक्यू पूछे गए उसके बारे में बात करते हैं। सी बहुत क्वेश्चंस थे बट यहाँ पे मैंने कुछ ही कलेक्ट किए हैं जस्ट टू गिव यू आइडिया कि कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे कवर नहीं किए हैं मैंने, कुछ ही किए हैं, ओके। सो डोंट थिंक कि इतने ही पूछे गए हैं, इससे भी ज़्यादा पूछे गए। और जैसे कि मैंने शुरू में आपसे बात की कि इतने सारे चैप्टर्स यानी 11th के 22, 16 है वो 12th के चैप्टर्स, उसमें भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स एज वेल एज एक्स्ट्रा टॉपिक्स, डिटेल टॉपिक्स, उन सब में से मिला के बायोलॉजी के क्वेश्चन में से अगर आपको 15 चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इट मीन्स दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलिए बात करते हैं अगेन नीट 2017 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ex-situ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट्स। तो देखो आपने देखा होगा कि हर एक साल हर एक जगह पे ये ex-situ एंड in-situ के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो उसमें ऑप्शन है, पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दूसरा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, थर्ड है हिमालयन रीजन एंड फोर्थ है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। तो आंसर ex-situ, ठीक है। ex-situ मीन्स अगेन हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या आंसर होना चाहिए, द फोर्थ वन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। क्यों, क्योंकि सफारी पार्क ऐसी जगह है ना जहाँ पे हम लोग एनिमल्स को शिफ्ट करके लाते हैं और वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हम अलाउ करते हैं। तो बाहर से सफारी में यानी जीप वगैरह में लोग है वो घूम के इन एनिमल्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था। तो पहला ऑप्शन है लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, दूसरा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, थर्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन एंड द फोर्थ इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या दिया था, ग्राफ अगर आपको याद हो टॉपिक का हमने डिस्कस किया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये पूरा टॉपिक था एक, ठीक है। तो कितने एरिया में कितनी स्पीसीज है उसके बेसिस पे ये कुछ टॉपिक दिया था उन्होंने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। सो द आंसर इज 2 स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट बात करते हैं, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन एज, क्या कहेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व में मैंने एक्स्ट्रा में आपको पढ़ाया था 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इन बायोस्फीयर रिजर्व को, सेंटर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड आउटर पार्ट। आउटर पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे कुछ भी एक्टिविटीज है वो अलाउ की जाती है, यानी ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड देयर। मिडिल पार्ट है जिसको बोलते हैं बफर जोन, जहाँ पे विथ परमिशन कुछ यानी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज है वो अलाउ की जाती है। एंड द सेंटर पार्ट जिसको बोलते हैं कोर जोन, जहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिविटीज अलाउ नहीं की जाती है। सो द योर क्वेश्चन इज नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, तो उसे क्या बोलेंगे, कोर जोन, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिस्ट हैज ट्राइड टू पुट प्राइस टैग्स ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। अब नेचर में नेचर की सर्विसेज पे प्राइस टैग किन्होंने लगाए, तो पहले तो ये कौन सा टॉपिक है, तो हमने जो डिस्कस किया था कि जैसे कि हमें नेचर में से फ्री ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो मैंने उसी टाइम पे आपको ये एग्जांपल्स भी दिए थे कि मान लो अगर हम लोग कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा आईसीयू, वेंटिलेटर वगैरह में कि ऑक्सीजन हमें लेने के लिए यानी पेशेंट को देने के लिए हॉस्पिटल से वो सारे कितना ज़्यादा अमाउंट, कितनी बड़ी अमाउंट है वो चार्ज करते हैं, है ना। तो ये ऑक्सीजन नेचर तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो ये हम प्राइस टैक्स लगा के ऐसे अगर हम देखने जाए तो हमें पता चलेगा कि इतना ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है वो फ्री ऑफ दे रहे हैं हमें।
और वही ऑक्सीजन अगर आप हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में देखने जाओ तो कितना बड़ा अमाउंट है वो पे करना पड़ता है ना। सेम में दूसरी हमने बात की थी पोलिनेशन की, तो जो ये नेचर के पोलिनेटर्स हैं जैसे कि बीज हो गए, वो नेचुरली इन फ्लावर्स को ब्लूम करवाते हैं, नेचुरली है वो पोलिनेशन है वो प्रोसेस करवाते हैं। बट वही प्रोसेस अगर हम लैब में करने जाए फर्टिलाइजेशन की, सो वी ऑल नो कि कितना ज़्यादा लेबर वर्क चाहिए होगा, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, केमिकल्स चाहिए होते हैं, तो ऑब्वियसली वो खर्चा है, वो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाती है, जो कि नेचर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है हमें। तो दिस वे ये प्राइस टैग के बारे में हमने बात की थी इस टॉपिक के बारे में कि ये कैसे होता है। तो इसमें हम आंसर है वो क्या देंगे, ये कौन से साइंटिस्ट थे, द नेम इज 2 रॉबर्ट कोस्टांजा। उन्होंने इस नेचर के सपोर्ट के बारे में बात की थी जो कि हमें विदाउट एनी पेमेंट है वो देते हैं, यानी विदाउट प्राइस टैग, है ना, जो कि अगर हम प्राइस टैग लगाएं तो बहुत बड़ा नंबर है वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर विच ईयर? आंसर इज 1986। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन से ईयर में, जो कि मैंने आपको एक्ट कुछ बताए थे कि आपको याद रखना है। तो सी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नीट में, सो डोंट इग्नोर सच क्वेश्चंस कि नहीं पूछे जाएंगे ऐसे लॉज वगैरह। जितना भी मैंने आपको करवाया है लेक्चर्स में, आप लोगों ने अगर शुरू से फॉलो किया है तो आपको ये आइडिया आएगा। अगर आप लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जो भी मैंने जितने भी टॉपिक्स है वो कवर किए, दे आर ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक भी ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा टॉपिक जिसमें से अगर कुछ नहीं पूछा गया है या कभी भी नहीं पूछा जाता है, सो हम लोगों ने इतना कवर नहीं किया है, यानी जितना भी कवर किया है वो आपको ईच एंड एवरी लाइन है वो बाय हार्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड Reed-Popper hypothesis related to diversity and ecosystems? So you all know the answer is second, yes, Paul Ehrlich, ठीक है। 2. Okay, so this is it about your MCQs, some of the MCQs जो कि हमने डिस्कस किए। So all the best for the preparation। इस हिसाब से आपको लर्न करना है, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे कैसे टॉपिक्स है वो कवर किए जाते हैं, ठीक है।